एवरीवन, वेलकम टू प्रो अकेड योर लाइफ टाइम मेंटर। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या सीखेंगे, इसमें कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स है ना। मतलब बहुत पूरी फिजिक्स में कुछ कुछ फॉर्मूले जहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स अटक जाते हैं फॉर्मूले में, तो उन कांस्टेंट्स का अपन डायमेंशनल फार्मूला इस पर्टिकुलर लेक्चर में निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कांस्टेंट अपना है, पहले हेडिंग पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट है फिजिकल कांस्टेंट, उनका डायमेंशन अपन निकालना इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ पे आता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करो तुम्हारे पास दो मास है m1 और m2। ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस r पे अगर पड़े हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी दो मास, जैसे एक मास यहाँ पे पड़ा है और एक मास यहाँ पे पड़ा है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स से। ठीक है, और दोनों पे इक्वल फोर्स लगता है। ठीक है, सपोज करो इस बॉडी ने इस बॉडी पर कुछ फोर्स F लगाया, तो वापस ये जो दूसरी बॉडी है, वापस ये वाली जो बॉडी है वो भी इस पे फोर्स लगाएगी इधर की तरफ। समझ आ रहा है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ये दोनों फोर्सेस का, और दो मासेस अट्रैक्ट करेंगे m1 और m2। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पढ़ते हैं कि इफ़ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, मतलब m1 और m2 को मैंने कुछ r डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दिया है। ठीक है, देन बोथ फील ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हुज वैल्यू इज दिस। ठीक है, मतलब दोनों क्या करेंगे, दोनों एक फोर्स फील करेंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे। ये जो मास m2 है, ये वाला जो मास m2 है वो m1 की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, और ये जो मास m1 है वो m2 की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। ठीक है, मतलब ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी एंड ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगेगा ना दोनों बॉडीज़ पे, उसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की, वो होगी Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैम का होल स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो G है ना, ये है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका ही डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को निकालना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला था F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जब G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मैं एक बार के लिए दोनों तरफ डायमेंशन ले लेता हूँ, है ना, दोनों तरफ डायमेंशन ले लेता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को हर एक यूनिट के आगे लगा दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो G का मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से G का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी F आर स्क्वायर अपॉन m1m2, F आर स्क्वायर अपॉन m1m2 आ जाएगा G के बराबर। ठीक है, तो G का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू F का डायमेंशनल फार्मूला इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन m1m2 का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, पहले ही बताया था कि याद करके रखना है, जो होता है mlt-2। ठीक है, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, टाइप ऑफ लेंथ है, तो आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और m1 और m2 दोनों क्या है, मास है। ठीक है, तो m दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये m से ये m कट जाएगा, ये m ऊपर चल जाएगा तो m-1, l ये 1, यहाँ से 2 तो l3, और t-2 का t-2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये G कहाँ आता था, किस फॉर्मूले में आता था, इस फॉर्मूले में आता था। और ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब m1 और m2 मास की दो बॉडीज़ है और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है r डिस्टेंस पे पड़े पड़े, तब वो दोनों जो फोर्स फील करेगी वो फोर्स ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या होता है, देखो सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, इसको गर्म करना है। ठीक है, अगर इसको गर्म करना है तो इसको कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ काम आता है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय डेल्टा टी, यानी कुछ डेल्टा टी अमाउंट के टेम्परेचर से अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसे हीट देनी पड़ेगी इतनी, तो देन हीट रिक्वायर्ड इज Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। अब यहाँ पे M क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मास है, S क्या है, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज अपन को करना है उस बॉडी में। ठीक है,
तो बता दिया कि हियर एस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मुझे क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डायमेंशंस ले लूँगा। तो मैंने दोनों तरफ डायमेंशंस ले लिए, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो Q यानी हीट, और पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट और एनर्जी और वर्क डन, इन सब का मतलब हीट क्या, हीट टाइप ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी और वर्क डन का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो होता है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट यानी L से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ml2t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1l2t-2। मास, तो मास का m, s का अपन को निकालना है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता है, k। अब ये k क्यों आया था, बताया था, k आया था केल्विन की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो स्टार्टिंग इनिशियल लेटर से अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से s का आ जाएगा, इस m से डिवाइड कर दो, इस k से डिवाइड कर लो, तो m से m कट जाएगा और k -1 हो जाएगा। तो s का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L2t-2 k-1, ठीक है। आगे समझ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कहाँ काम आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेल्टा टी से बड़ा ना हो, तब जो हीट लगती है वो लगती है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे गैस कांस्टेंट। अब ये गैस कांस्टेंट क्या है, तो जैसे अगर किसी कंटेनर या वेसल में अगर कोई गैस है, ठीक है, तो उसके प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो होता है PV इक्वल्स टू nRT। क्या रिलेशन होता है, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। और इस इक्वेशन को अपन कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे केमिस्ट्री, जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा तब, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे ये जो P है वो है प्रेशर, ये जो V है वो है वॉल्यूम, N है वो है नंबर ऑफ मोल्स, एंड T इज टेम्परेचर, और R यहाँ पे है वो है गैस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो R फंस गया है इसे क्या कहेंगे, गैस कांस्टेंट। इसे क्या कहेंगे, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस गैस कांस्टेंट का ही डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को निकालना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एन आइडियल गैस रिलेशन बिटवीन प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T एंड मोल्स ऑफ गैस N इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब मुझे R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। मुझे R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, R का डायमेंशन, दोनों तरफ डायमेंशन ले लूँगा पहले तो डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ N इंटू डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ T। अब डायमेंशन ऑफ R यहाँ से क्या हो जाएगा, PV डिवाइड बाई NT, NT से डिवाइड कर लूँ, ठीक है। तो PV डिवाइड बाई NT आ जाएगा R का डायमेंशन, ठीक है। अब P क्या था, P है प्रेशर अपना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। तो फोर्स का तो अपन को डायरेक्ट पता है क्या होता है, mlt-2। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब, ठीक है। N नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसके लिए मैंने बताया था क्या यूज़ होता है, मोल। टेम्परेचर क्या होता है, K, ठीक है। टेम्परेचर का सीधा K लिखना है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो गैस कॉन्स्टेंट है उसका डायमेंशन ये आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, तो देखो जो अपनी लाइट पड़ती है ना, जो लाइट होती है अपनी, ठीक है। तो लाइट, एक तो होता है लाइट का वेव नेचर, ठीक है, और एक होता है पार्टिकल नेचर। एक तो क्या होता है वेव नेचर, एक क्या होता है पार्टिकल नेचर। जब लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि जो लाइट है वो पैकेट्स हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, समझ रहे हो। और अगर उस वेव का मतलब लाइट की वेवलेंथ है वो अगर लैम्डा है, तो उस एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ। क्या होती है, hc/λ। मैंने क्या बताया, जो लाइट गिर रही होती है उसके दो नेचर होते हैं, एक कौन सा होता है, वेव नेचर, एंड दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सपोज करो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, ठीक है। अब जब पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं लाइट का, तो ये मानते हैं कि लाइट की जगह बहुत सारे पैकेट्स गिर रहे हैं एनर्जी के। किसके पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स गिर रहे हैं, ठीक है। उस एक एनर्जी के पैकेट को कहते हैं फोटोन, ठीक है, फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब इस एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ। एनर्जी क्या होती है एक पैकेट की, hc/λ। अब यहाँ पे E क्या है, E है एनर्जी, H क्या है, H है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्या है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ तक ठीक है। और जो C है वो है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा है वेव लेंथ।
अब लेमडा वेव लेंथ है तो लेमडा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि वेव लेंथ है ना, ये लेंथ है, टाइप ऑफ लेंथ है, तो इसका एल आ जाएगा, ठीक है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका भी वैसे ही होगा जैसे स्पीड का होता है, क्या होगा, एल टी माइनस वन। समझ आ गया इतना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई लेमडा बाई सी, लेमडा से मल्टीप्लाई करो, सी से डिवाइड करो, तो ई लेमडा बाई सी इक्वल टू एच आ जाएगा। अब ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी, वर्क डन और हीट और टॉर्क का भी, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है, और वो क्या आता है, m1l2t-2, तो m1l2t-2 यहाँ पे लिख लिया। अब लेमडा क्या है, लेमडा इज अ टाइप ऑफ लेंथ, ये क्या है, लेंथ का टाइप है, ठीक है, तो लेंथ यानी एल आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कुछ कुछ स्पीड जैसा होगा, जो कि अपना था एल टी माइनस वन, जो क्या था, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो देखो, एक एल से एक एल ये कट जाएगा और एक टी ऊपर चल जाएगा, तो m1l2t-3, सॉरी ये टी नीचे माइनस वन है तो ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1l2t-1, ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा।